Good morning, dear students. Today, once again, we will start with the topic wave optics. So, you know that last chapter, last lecture, we have completed the topic of polarization, but we were remaining with one important law that is called as the Brewster's law. Before that, we have completed the Malus law, that is intensity is proportional to cos square theta. So angle between the analyzer and polarizer. So now here we have to go with some conceptions that is dealt with Brewster's law. So yesterday we have started with Brewster's law. तो बेटा ये Brewster's law पहले सीखेंगे and after learning Brewster's law we will solve some problems depending on the Brewster's law and after solving the problems we will go for one sheet. तो आज आपके लिए क्या करना है, पहले मैं ब्रूस्टर्स लॉ को सिखाता हूँ, then you have to open the sheet I have given already to you yesterday. तो इसीलिए मैंने yesterday को आपको वो शीट दे के रखा था, मेरा वो कंप्लीट नहीं हुआ था लेकिन मैं शीट आपको दे के रखा था, उसमें 2-3 प्रॉब्लम है वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे सॉल्व करते, उधर दिया हुआ है लेकिन आई थिंक इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शो यू हाउ इट कम्स. सो आई विल शो यू द प्रॉब्लम्स. ओके, सॉरी फॉर इंटरप्ट, थोड़ा सा arrange किया. So today we'll start with the Brewster's law. So in Brewster's law, what I told you yesterday, that is about light going in the transparent denser medium. Okay, it gets partially reflected and partially refracted. Are you getting my point? Okay. So that also it is given in your notes. तो आप एक काम कर सकते हो, जो मैंने आपको 2 सितंबर का नोट्स दिया है उसको भी आप खोल के देख सकते हो बाद में. ओके, तो I will start with, so when light, okay, when light is incident on transparent medium into bracket denser, मतलब light will be going from rarer to denser. तो मतलब लाइट अगर ग्लास पे एटीनेट होता है, लाइट ग्लास पे इंसिडेंट होता है, ग्लास भी अपना कौन सा है मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम, उससे लाइट आगे जाता है. It gets partially reflected and partially transmitted. इसको ही रिफ्रैक्टेड बोल सकते हैं, हाँ, क्योंकि जो ट्रांसमिटेड कंपोनेंट है वो इट गोज अंडर रिफ्रैक्शन. तो ओके, सो वी गेट अकॉर्डिंग टू मैलस ने कह दिया कि जब ऐसा होता है तो आपको 2 कंपोनेंट मिलते हैं. ओके, तो ये कैसे दिखाएंगे, तो वो आपको मैं दिखाता हूं. सपोज ये मीडियम है ग्लास, सपोज इसको मैं ग्लास लिखता हूं, ये लाइट आ गया, ओके, और ये ऐसे इधर गया. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अभी हम वो उसका लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वगैरह वो कुछ करेंगे नहीं, हम खाली उसका जो अपना पोलराइजेशन है, हाउ इट विल हैपन, वी विल ट्राई टू पुट अ फ्लैश ऑन दैट. तो दिस विल हैपन लाइक दिस. सो लाइट इज कमिंग हियर, आई विल गेट अनपोलराइज्ड लाइट. तो ये आ गया. आई होप यू आर एबल टू गेट द डायग्राम. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया ऐसे इस पॉइंट में, ये अपना पॉइंट हो गया, यहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये 2 एंगल मिलते हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, और ये रिफ्रैक्ट भी करेगा, रिफ्लेक्ट भी करेगा. तो ये आता है ऐसे एक कंपोनेंट. तो व्हाट इज द यूज ऑफ गेटिंग 2 कंपोनेंट्स. तो यहाँ पे एक कंपोनेंट
ऐसे बनता है जो हम ऐसे दिखाते हैं, और एक कंपोनेंट ऐसे बनता है जो हम डॉट से दिखाते हैं। जरा बड़ा वाला डॉट निकाल के आपको दिखाता हूं। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको आपकी शीट में दिया है, उसको खोल के देखिए जरा। आपकी शीट में दिया होगा, शीट 2 सितंबर का शीट ओपन करके देखो, तो उसमें हमने दिया है ना जो, वो अभी हम देखने वाले। दिखाता हूं आपको, बोलता हूं मैं। पेज नंबर 2 पे देखो। ओके, तो पेज नंबर 1 पे देखो। ओके, तो पेज नंबर 1 पे 21.10 इसको ओपन करो। ओके, यहाँ पे द प्लेन ऑफ इंसिडेंस इन फिगर प्लेन इटसेल्फ, मतलब ये दिखाता हूं आपको। आपको क्या उसमें देखना है, आपको उसमें देखना है ये दो चीज, वो आप ओपन करके देखो, पाई कंपोनेंट एंड सिग्मा कंपोनेंट। ओके, ओके, सो अभी मैं आपको डायरेक्शन दिया हूं, आप अपनी पीडीएफ में देख लो। मैं रुकता नहीं हूं, बाद में देखा तो भी चलेगा। मैंने आपको कहा है वो देख के बताया, वो उस सेकंड पेज पे होगा। तो यहाँ पे हियर वी गेट, ध्यान से देखो अभी, एकदम आराम से और ध्यान से देखो क्या होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हियर वी गेट 2 कंपोनेंट्स। तो ये जो प्लेन है, ओके, ये प्लेन को, ये कंपोनेंट पैरेलल है। ओके, उसमें जो दिया है, एक मिनट आपको दिखाता हूं मैं, एक मिनट। हाँ, ये बराबर है, परफेक्ट है। तो इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो ये जो प्लेन है, सो उनका नाम बोलता हूं और एक एक करता हूं। ये बहुत क्रिटिकल है, क्रिटिकल मतलब दिमाग में रखने के लिए बहुत उसका 1 2 3 4 इसका बहुत उसका उसमें आपको करना पड़ेगा। सो आई विल सजेस्ट यू टू गेट रेडी विथ ऑल दिस थिंग्स। आपको एकदम आराम से बता के जाता हूँ। तो पहला हमने क्या किया, लाइट हैज इंसिडेंट ऑन द ट्रांसमिटिंग मीडियम, ट्रांसमीटर, परफेक्ट ट्रांसमीटर। तो क्या होता है, इट गेट्स पार्शियली रिफ्लेक्टेड, पार्शियली रिफ्रैक्टेड। तो ये क्यों होता है, ये अपन को समझ लेने, व्हाई दिस हैपेंस, सो दैट वी विल ट्राई टू गेट द आइडिया व्हाई दिस हैपेंस। तो ये हैपन क्यों होता है, व्हाई दिस हैपेंस, इट इज बिकॉज हियर वी गेट 2 components, one is called as pi component and one is called as sigma component. तो पाई और सिग्मा कंपोनेंट का मीनिंग क्या है और उनका एप्लीकेशन और यूटिलाइजेशन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग, यूटिलाइजेशन, एप्लीकेशन ऑफ द पाई सिग्मा कंपोनेंट्स, दैट वी विल सी नाउ। तो क्या होता है बेटा, जब हम उसको स्टडी करने जाते हैं, एक मिनट, जब हम उसको स्टडी करने जाते हैं तो पाई कंपोनेंट जो होता है, तो ये होता है, इसको बोलते हैं पाई कंपोनेंट, और ये होता है सिग्मा। तो ये जो प्लेन है, ये प्लेन, जिस प्लेन में लाइट इंसिडेंट हुआ है, मतलब ये बोर्ड वाला प्लेन, उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ इंसिडेंस। नंबर 1, प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो प्लेन ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं, द प्लेन इन विच लाइट हैज इंसिडेंट। ओके, सो इसको लिख के रख सकते हैं हम, प्लेन ऑफ इंसिडेंस किसको बोलेंगे, प्लेन इन विच लाइट इंसिडेंट्स। तो फिगर इटसेल्फ, प्लेन ऑफ फिगर इटसेल्फ, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज द प्लेन ऑफ फिगर इटसेल्फ। जो फिगर का प्लेन है उसको ही हम प्लेन ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। तो बाद में क्या करते हैं, तो बाद में क्या हो जाएगा, तो नंबर 1, पाई कंपोनेंट, पाई कंपोनेंट जो होता है, मतलब ये कंपोनेंट, यहां पे मैंने देखो डॉट नहीं दिखा है, खाली एरो दिखा है, so it is shown by only arrows. So it is always parallel to plane of incidence.
पैरेलल टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस। और जो दूसरा होता है इसको बोलते हैं सिग्मा कंपोनेंट। सिग्मा कंपोनेंट जो होता है, सिग्मा कंपोनेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू plane of incidence. So easily I can show you that whatever is the pi component, it is in the refracted or transmitted. So refracted जो देखेंगे उसमें हम देखेंगे refracted wave और transmitted, कुछ भी बोल सकते हैं, transmitted और रिफ्रैक्टेड वेव। और जो सिग्मा कंपोनेंट है, ये पाई कंपोनेंट के लिए बोला, ये रिफ्लेक्टेड में जाता है, ये जाता है रिफ्लेक्टेड वेव में। सो दिस इज द बेसिक सिनेरियो एग्जैक्टली अप्लाइड फॉर द ब्रूस्टर्स लॉ। तो हमने क्या पढ़ा है, लाइट इफ इट इज इंसिडेंट ऑन द ट्रांसमिटिंग मीडियम, सपोज डेंसर ट्रांसमिटिंग मीडियम, सो द सेम थिंग वी विल अप्लाई हियर। तो अगर ये ऐसे इंसिडेंट हुआ तो हमें क्या मिलता है, हमें दो कंपोनेंट मिलते हैं, एक होता है पाई कंपोनेंट, एक होता है सिग्मा कंपोनेंट। तो पाई कंपोनेंट होता दिस इज द कंपोनेंट व्हिच इज गेट रिफ्रैक्टेड, मींस इट विल गेट ट्रांसमिटेड। रिफ्रैक्शन का मतलब वो आगे रिफ्रैक्ट हुआ लेकिन वो ट्रांसमिट भी हुआ ना, तो यहाँ पे ज्यादा हम रिफ्रैक्ट यूज नहीं करेंगे, ट्रांसमिटेड यूज करेंगे, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा ट्रांसमिटेड यूज कर रहा हूँ, लेकिन लॉज हमें रिफ्रैक्शन के यूज करने। तो द कंपोनेंट व्हिच गेट्स transmitted or refracted is called as pi component and it is always parallel to the plane of incidence। जो ये plane है इसको बोलते हैं plane of incidence। So pi component is parallel to the plane of incidence and sigma component is perpendicular to the plane of incidence। I will suggest you to note this down, then we will go for the next point। So just note this down। Now what will happen that we will try to see। तो यहाँ पे क्या होता है वो अभी हम देखते हैं। तो ब्रूस्टर्स लॉ हम आपको लास्ट में उसका स्टेटमेंट पढ़ाएंगे, बिकॉज दिस वॉट एवर आई एम शोइंग यू, दिस इज जस्ट द डेरिवेशन फॉर द ब्रूस्टर्स लॉ, हाउ वी कैन डिराइव द ब्रूस्टर्स लॉ, दैट इज द थिंग। थोड़ा बोर्ड को क्लीन करते हैं और बाद में अपना काम चालू करते हैं। ओके ठीक है, ओके तो यहाँ पे क्या होता है वो दिखाता हूँ, फिर से एक डायग्राम बनाता हूँ ठीक से। तो ये आया इंसिडेंट लाइट, ये कैसे आया अनपोलराइज्ड, इसको बोलेंगे अनपोलराइज्ड लाइट। इंसिडेंट है एंड इट इज अनपोलराइज्ड, तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। अनपोलराइज्ड, ओके। यहां पे मैं एक नॉर्मल दिखाता हूं। ओके नाउ फर्स्ट व्हाट विल गेट, वी विल गेट रिफ्रैक्टेड, मतलब ये ऐसे हो जाएगा and we will get like this component, इसको बोलते हैं pi component, ओके। और ये जो सिग्मा कंपोनेंट होता है, मैंने अभी जो सिखाया था, वो ऑलवेज इट इज मेकिंग 90 डिग्री विद द पाई कंपोनेंट। तो ये एंगल ऑलवेज 90 डिग्री होता है, ये ध्यान में रखने का है आपको। तो ये बन जाएगा आपका सिग्मा कंपोनेंट। इसको क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, इसको लिख सकता हूं मैं सिग्मा कंपोनेंट। अभी क्या करेंगे, अभी ये दिखाने के लिए मैं इसको हटा देता हूं एक को, क्योंकि आपको ये भी दिखना चाहिए। तो ये जो एंगल है ये इंसिडेंट एंगल हो गया, और ये बन गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन,
ओके, तो इनको कुछ नाम देते हैं। इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट एंगल नहीं बोलते, इसको एक स्पेसिफिक एंगल बोलते हैं। ये कब होता है? तो ये तब होता है जैसे हम क्रिटिकल एंगल जैसे हमने फाइंड किया in the context of critical angle, what we learned that एक एंगल से ज्यादा अगर एंगल है इंसिडेंट का तो रिफ्रैक्टेड रे will go 90 डिग्री, मींस परपेंडिकुलर टू नॉर्मल along the boundary। वैसे ही अगर ये एंगल उसको बोलते हैं थीटा पी, तो यहां पे मैंने क्या किया, थीटा पी का मतलब क्या है, उसको बोलते हैं पोलराइजिंग एंगल, सॉरी इसको बोलते हैं पोलराइजिंग एंगल। थीटा पी इज कॉल्ड एज पोलराइजिंग एंगल। ये बन जाएगा आपका थीटा आर। ओके, ये बन जाएगा थीटा आर, ये 90 डिग्री है। तो थीटा आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसको बाद में अलग दिखाने का जरूरत नहीं है। तो ये क्या बनता है, अगर थीटा पी एंगल है तो रिफ्रैक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, सो इसको रिफ्लेक्टेड बोल सकते हैं ना, ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगा और यहां पे इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड और ट्रांसमिटेड, कुछ भी बोल सकते। तो if our incident angle is equal to theta p, then our angle between the refracted ray, refracted light and the reflected light will be 90 degree. Okay, refracted में क्या हो जाएगा, the vibrations will be parallel to the plane of incidence, and sigma component में क्या हो जाएगा, reflected component में, sigma component में क्या हो जाएगा, vibrations will be perpendicular to the plane of incidence। एकदम सिंपल है। और क्या होता है अभी, तो ये जो है अगर मैंने ये डायग्राम फिर से ड्रॉ किया यहाँ पे, ओके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपका डायग्राम फिर से ड्रॉ करता हूँ। तो ये बन गया मेरा थीटा आर, ये है 90, ओके, और यहां से ये इंसिडेंट हुआ ऐसा, ओके। तो ये एंगल और ये एंगल तो सेम रहेगा, तो अगर ये थीटा पी है तो इसको भी मैं थीटा पी बोल सकता हूं, क्योंकि इट इज रिफ्लेक्टेड रे, तो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे द एंगल विल बी सेम। तो ये थीटा पी, ये थीटा आर, ये 90, ये कितना बन जाएगा, 180 हो जाएगा। अरे गेटिंग माय पॉइंट? तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्या लिख सकते हैं, थीटा पी प्लस थीटा आर प्लस 90 इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये पूरा एंगल 180 है। देयरफॉर थीटा पी प्लस थीटा आर विल बी 90, और देयरफॉर थीटा आर कैन बी रिटन एज 90 माइनस थीटा पी। ये बन गया अपना इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या देख लिया कि अपना जो थीटा आर एंगल है ये इट इज 90 माइनस थीटा पी। इन दिस कंडीशन इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द पोलराइजिंग एंगल, देन वी गेट टू रेज मींस टू मतलब रिफ्लेक्टेड आल्सो एंड रिफ्रैक्टेड आल्सो, एंड एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड refracted components will be 90 degree. Okay, so let me repeat, if the light is incident on the transmitting denser medium at certain angle called as theta p, called as polarizing angle, then what happens, then we get two components, one is refracted component, one is reflected component. Refracted component generally we call it as a pi component, in which vibrations are parallel to the direction, plane of the incidence, and another component we are generally calling it as a sigma component, in which vibrations are perpendicular to the plane of incidence. ये बन गया, ये पोलराइजिंग एंगल बन गया, ये मैंने करके दिखाया। अभी आगे कैसे करेंगे, तो अभी थीटा आर मिल गया। नाउ फॉर रिफ्रैक्टेड रे applying Snell's law,
तो रिफ्रैक्टेड रे के लिए स्नेल्स लॉ को अप्लाई करते हैं। तो अगर स्नेल्स लॉ को अप्लाई किया हमने तो क्या मिल जाएगा, देयरफॉर साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, थीटा पी अपॉन साइन ऑफ थीटा आर विल बी म्यू टू 1 और n टू 1, ये सिंपल बनता है, उसको म्यू लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो ये बन गया। अभी इसमें हम वैल्यू डालते हैं, वैल्यू डालने के बाद क्या होता है ये अपन को देखेंगे अभी। तो वैल्यू डालने के बाद अपन को क्या मिलता है वो भी यहाँ पे देखेंगे। तो साइन थीटा पी आपका कितना है, उतना ही रहेगा, साइन थीटा पी अपॉन साइन थीटा आर है वो बन जाएगा साइन 90 माइनस थीटा पी इज इक्वल टू म्यू। और आपको मालूम है साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा विल बी जस्ट कॉस थीटा। सो साइन थीटा पी अपॉन cos theta p will be equal to mu, therefore we can write tan theta p is equal to mu. So Brewster's law, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे अभी हम Brewster's law को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, tangent of polarizing angle, tangent of polarizing angle is always equal to the refractive index of transmitting medium. So this is called as the Brewster's law. लेकिन वो बताने के लिए, उससे पहले वो बताने के लिए मेरे को ये आपको पूरा बताना पड़ा। तो this is the thing, this is the way in which we can do that. Are you getting my point? तो ये बन जाएगा Brewster's law कि tangent of the polarizing angle. Okay, तो आप क्या करो, let me suggest you the thing, इसको नोट डाउन करो और आपको क्या क्या लिखना होगा, आपको कैसे लिखना होगा, इसका डायग्राम का एक्सप्लेनेशन करने का। कंसीडर लाइट इज गोइंग फ्रॉम, ओके, मैं आपको इसका पूरा डेरिवेशन लिख के देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड, नोट दिस डाउन। ओके, नहीं तो ये है पूरा, इसका डेरिवेशन करने का जरूरत नहीं ना, ये पूरा लिख के दिया है, खाली इसको 3 लाइन डालो इसमें। अभी मेरे साथ लिख के लो, आप बाजू में लिख के लो, बाद में इस डेरिवेशन में डालो। क्या बोलने का, कंसीडर अनपोलराइज्ड इंसिडेंट लाइट is incident on the transmitting denser medium. Consider the unpolarized light is incident on the transmitting denser medium. मैं एक एक बताते जाऊंगा, आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके लिख के ले लो, रिपीट करने का जरूरत नहीं। बाद में क्या लिखोगे, if the incident angle is equal to polarizing angle, if the incident angle is equal to polarizing angle, then we get both partial refraction and partial reflection, or partial transmission and partial reflection. इसको refraction भी बोलते हैं, transmission भी बोलते हैं। So if the incident angle is exactly equal to polarizing angle, that is theta p, we get partial refraction and partial reflection. The component which is refracted is called as pi component, and the component which is reflected is called as sigma component. The plane of the figure is taken as plane of incidence. Plane of the incidence is the plane of the figure. Pi component is always parallel to the plane of the incidence, whereas sigma component is always perpendicular to the plane of incidence. So here we get theta p polarizing angle as our incident angle, theta r as the refracted angle. According to the geometry,
we can write theta p plus theta r is equal to 90 plus 90 is equal to 180 और ये पूरा डेरिवेशन हम कर सकते हैं. So I hope there is no problem, there should not be any problem in this. आपको समझ में आया होगा. So it is the thing, it is the way in which we can write the Brewster's law. ये पूरा करके पूरा यहाँ पे हम tan theta p is equal to mu. तो आपका Brewster's law स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? It will be the tangent of polarizing angle is always equal to the refractive index of the transmitting medium. Tangent of the polarizing angle is always equal to the refractive index of transmitting medium. So I hope you have understood that. I will suggest you to go for problems example number 16. So I will rub this and we'll go for example number 16. Till that you rewind the video and you try to get the idea of that. You may take the snapshot also. In this way we have completed our discussion about the wave optics. We have completed our discussion about the wave optics. Okay, now we will start with the problem solving. अभी क्या करते हैं, एक एक यहां से ही चले जाते हैं, यहां से अपना चालू करते हैं. तो अपना प्रॉब्लम नंबर आज का 1, प्रॉब्लम नंबर 1 बन जाएगा आपका एग्जाम्पल 16. प्रॉब्लम नंबर 1 आपका बन जाएगा एग्जाम्पल 16. तो बेटा एग्जाम्पल 16 में क्या दिया है मैं पढ़ लेता हूं. अ रे ऑफ लाइट इज, अभी इसके ही ऊपर मैं लेने वाला हूं. A ray of light is incident on the surface of glass plate of refractive index 1.536. तो म्यू कितना दिया आपको? म्यू दिया है 1.536. ओके. Add the polarizing angle. Calculate the angle of refraction. Calculate the angle of refraction. ओके तो यहां पे आपको पोलराइजिंग एंगल दिया नहीं है. ओके सो थीटा आर आपको पूछा है. तो यहां पे सिंपल है, अप्लाइंग ब्रूस्टर्स लॉ क्या हो जाएगा? एट द पोलराइजिंग एंगल बोला है तो मैं क्या लिखूंगा? अप्लाइंग ब्रूस्टर्स लॉ, tan ऑफ थीटा पी इज इक्वल टू म्यू. Therefore, tan of theta p will be equal to 1.536. अभी tan theta p का वैल्यू मतलब थीटा p आपका आता है वहां दिया है ना 56. तो therefore थीटा p will be, उन्होंने दिया है 56 डिग्री 56 मिनट. तो ये पोलराइजिंग एंगल बन गया. अगर पोलराइजिंग एंगल मैंने लिखा है तो ऑल्सो क्या लिखा है मैंने? थीटा पी प्लस थीटा आर इज इक्वल टू 90. तो थीटा आर कैसे मिलेगा? थीटा आर विल बी 90 माइनस थीटा पी. तो 90 में से 56 किया, 57 भी किया आपने तो चलेगा. 57 गया तो 3 और 33. सो थीटा आर बन जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 33 डिग्री. सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी 33 डिग्री. वहां पे सॉल्व करके दिया है, लेकिन आई थिंक दैट इट इज बेटर टू डिस्कस ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, क्योंकि वैसे तो बुक में सब दिया हुआ रहता है. तो हमारा नीड ही क्या है? तो आपका स्कूल में आने का नीड क्या है? नहीं तो ऐसा लेक्चर को बैठने का नीड क्या है? डायरेक्टली भी पढ़ाई कर सकते हैं. ऐसा नहीं होता है, एक एक बार एक एक चीज खुद से दिखाई मैंने तो आपको वो ज्यादा ध्यान में आ सकता है. दैट इज द थिंग बिहाइंड दैट. ओके तो ये कितना हो गया? 33 डिग्री 4 मिनट्स आ गया अपना. ओके आई एम नॉट रबिंग आउट दिस. आप आराम से इसको लिखिए, बाद में पॉज करके. मैं प्रॉब्लम 2 लिखता हूं अपना एग्जाम्पल अपना 17. द क्रिटिकल एंगल फॉर सर्टन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास इज 40 डिग्री. I
IC दिया है 40 डिग्री, क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट ऑफ सर्टन वेवलेंथ इज 90 डिग्री। ओके, और उन्होंने क्या पूछा है, कैलकुलेट द पोलराइजिंग एंगल एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास करेस्पॉन्डिंग टू दिस। सो कैलकुलेट पोलराइजिंग एंगल एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन करेस्पॉन्डिंग टू दिस। ओके, तो अभी यहाँ पे देखने का भी जरूरत नहीं है। ओके, तो डायरेक्टली आप कर सकते हो। तो डायरेक्टली कैसे करने का, सो दिस इज द केस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये बुक में नहीं दिया होता है, वो डायरेक्टली फॉर्मूला देते हैं, सॉल्व करके देते हैं। वहां पे कोई आपको सिखाता नहीं है ऐसे करने का वैसे करने का, तो वो मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको सिखाने के लिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस है ये। तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, साइन IC अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू 1/μ। क्योंकि 1/μ क्यों, बिकॉज इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, उल्टा जा रहा है, इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां से सो म्यू विल बी 1/sin IC, दैट विल बी 1/sin 40। और आपको ब्रूस्टर्स लॉ मालूम है, तो अप्लाइंग ब्रूस्टर्स लॉ क्या बोल सकते हो आप, अप्लाइंग ब्रूस्टर्स लॉ क्या बोल सकते हो, tan थीटा p इज इक्वल टू म्यू। हो गया, इसको मैं हटा देता हूं और उसको कंटिन्यू करता हूं। इसको यहां पे अभी कंटिन्यू करते हैं, इसको यहाँ पे स्टार स्टार बोल देता हूँ, यहाँ पे स्टार स्टार करता हूँ, मतलब इसका यहाँ पे मैंने उसको कंटिन्यू किया। तो साइन 40, तो साइन 40 का वैल्यू उन्होंने दिया है उधर, कितना दिया है 1.6428। सो म्यू इज इक्वल टू 1/sin 40, दैट इज 1/1.6 कितना दिया है 0.6428, तो दिया है 0.6428। तो ये बन जाता है, कितना दिया उन्होंने, ये वैल्यू उतना ही लेता हूँ 1.56, ये बन गया म्यू। इसलिए हम अभी tan थीटा p ले लेंगे, tan थीटा p इज इक्वल टू 1.56, देयरफॉर थीटा p विल बी tan इनवर्स 1.56। तो अभी उसका 1.56 का tan दिया है, तो वो कितना आ रहा है आपका 57 डिग्री, अभी अभी हमने किया था उतना ही आता है, उसके नजदीक 56 57। तो ऐसे जो एंगल से, सो आई विल सजेस्ट यू टू ऑलवेज कीप इन माइंड द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर लाइक दिस, फॉर सम एंगल्स व्हाट इज साइन ऑफ दैट, जैसा 37 का 53 का लिख लेते हो। तो इन प्रॉब्लम्स में आपको tan ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू 1.56, तो थीटा कितना, थीटा आएगा 56 to 58, इसके बीच में लिखा तो चलता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर थीटा p विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 57 डिग्री, और ऑफ कोर्स थीटा r कितना बन जाएगा 90 माइनस थीटा p, तो ये कितना बन जाएगा 90 माइनस 57, तो आपका थीटा r कितना बन जाएगा 33 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। So this is the angle of polarization, that is the polarizing angle, and this is called as the refracting angle. Are you getting my point? So we will go for the next problem. So I suggest you to note this down. Abhi we will go for problem number 3. Okay. Now we will go for problem number 3. Problem number 3 मतलब आपका example कितना दिया है, एग्जाम्पल 18 दिया है। एग्जाम्पल 18 में क्या दिया है, लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू दिया है 1.57, इज लिनियरली पोलराइज्ड, डिटरमाइन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास। अभी लिनियरली पोलराइज मतलब यहाँ पे ब्रूस्टर्स लॉ ही यूज करने का है, बाकी कुछ नहीं। सो इफ इट इज देयर लिनियरली पोलराइज्ड,
ऐसा वर्ड आता है, अगर लीनियरली पोलराइज्ड आपको वर्ड मिलता है, आपको क्या करना है, अप्लाई tan थीटा p इज इक्वल टू म्यू। अगर ये आता है तो इसको ऐसे अप्लाई करने का होता है, tan थीटा p इज इक्वल टू म्यू। सो इसको आगे करने का जरूरत ही नहीं है। तो आपका थीटा p कितना बन जाएगा, आपका थीटा p बन जाएगा 57 डिग्री approximately. So this is the thing, this is the way in which we can solve the problems on Brewster's law. So I hope it is clear to you. So beta, after this I will suggest you to go for the long questions. Okay, तो ये long questions है, question number 92 से 100 तक. Okay, so question number 92 से question number 100. These are very important long questions, long answer questions. So I will suggest you to go through them, to read them and try to get the answers. If you are not able to get the answers, I will help you to come over that. Okay. So ये बन गया आज का इस शीट का, कल का। कल जो शीट दिया था, अभी आज जो मैंने आपको 3 सितंबर का शीट दिया है उसको ओपन करो। सो ओपन 3 सितंबर शीट। सो प्रॉब्लम नंबर 4, ये भी 1 बाय 1 पूरा करेंगे। प्रॉब्लम 4 3 सितंबर PDF 1। तो 3 सितंबर PDF 1 में अभी हमको दिया है इंटरफेरेंस, तो अभी हम चालू करेंगे व्हाट इज एक्चुअली द थिंग। ओके, फर्स्ट दिया है, फर्स्ट क्या दिया है देखो, द आइडेंटिकल लाइट सोर्सेस S1 एंड S2 emit light of same wavelength lambda. These light ray will exhibit interference if, so two identical light sources S1 and S2 of same wavelength, so both light sources have same wavelength, so lambda 1 is equal to lambda 2 is equal to lambda। तो उन्होंने क्या पूछा है, these light rays will exhibit interference if, और आपको ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन में आपको क्या क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है their phase differences remain constant, okay, their phase differences remains constant, their phase are distributed randomly नहीं है। तो फर्स्ट आ सकता है, A आ सकता है, B नहीं आ सकता है। ओके, देयर लाइट इंटेंसिटीज रिमेन्स कांस्टेंट। इंटेंसिटी खाली कांस्टेंट रहने से नहीं होता है, फेज का इंपॉर्टेंस होता है। इंटेंसिटीज वेरीज रैंडमली। तो यहाँ पे B नहीं आएगा, C नहीं आएगा, D भी नहीं आएगा, तो A क्यों आएगा, तो हम उसका स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, जैसे मैं देता हूं वैसे उसको लिख के रखो। ओके, इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये लिख के लो इसको, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर इंटरफेरेंस इज, क्या रिक्वायरमेंट है, the sources of light must be coherent, must be coherent, so that is the phase difference क्या आना चाहिए, फेज डिफरेंस। एक एक करके जाएंगे, अभी इंटरफेरेंस चालू किया है, वेव फ्रंट वेव नॉर्मल का भी है तो वो उसका
करेंगे। तो एक एक इसको मैं करते जाता हूँ, क्योंकि आपका अभी 6 को एग्जाम है, तो उसका भी मेरे को ख्याल रखना पड़ेगा। द फेज डिफरेंस मस्ट बी आइदर 0, एक तो 0 होना चाहिए, और कांस्टेंट। तो इसीलिए आपका ऑप्शन ए वहां पे आपका इट विल बिकम द करेक्ट ऑप्शन। अबे आगे जाते हैं, आगे के लिए लिखते हैं प्रॉब्लम नंबर 5, दैट इज योर पीडीएफ प्रॉब्लम नंबर 2। 3 सितंबर का ओपन करना है आपको पीडीएफ। ओके, सो आई विल सजेस्ट यू, मैं क्या करता हूँ, आज के क्लास में जितना हो सके उतना मैं उसका बनाता हूँ, और कल के क्लास के लिए अगले प्रॉब्लम में कंप्लीट करूंगा, और ऐसा करते करते हम आगे निकल जाएंगे। ओके, तो अभी लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 आपका पीडीएफ 2। तो पीडीएफ 2 में क्या दिया है आपको, दैट वी विल सी। ओके, इफ द एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ 2 सोर्सेस, ओके इसको भी मैं हटा देता हूं। ओके, ये हो गया होगा, आई होप यू हैव रिटन दैट, बिकॉज आई वांट फुल बोर्ड टू डू दिस प्रॉब्लम। या अगला प्रॉब्लम थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। ओके, सो पीडीएफ 2 इसमें क्या आएगा, देखो, if the amplitude ratio of 2 sources producing interference is 3:5, so A1 is to A2 is 3:5, so मैं लिखता हूँ A1 by A2 is equal to 3/5, ये गिवन हो गया। The ratio of intensities at maximum and maxima and minima, तो पूछा है क्या, Imax upon I mean is equal to क्वेश्चन मार्क। एकदम सिंपल है, कैसे करने का है, पहली चीज यहां पे Imax अपॉन I mean का फॉर्मूला लिख देता हूं। तो Imax अपॉन I mean के लिए आपको एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला है वो आप कर सकते हो, मतलब दिखाता हूं। Amax, तो Amax के लिए आप क्या यूज करते हो, Amax के लिए देखो, हाँ A1 प्लस A2, एम्पलीट्यूड सेम रखना चाहिए, हाँ A प्लस A प्लस 2A स्क्वायर कॉस डेल्टा, और मैक्सिमम के लिए ये कितना आना चाहिए, ये 1 आना चाहिए, तो ये कितना बन गया, तो दिखाता हूं आपको, करके दिखाता हूं। A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू 1, क्योंकि cos डेल्टा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू मैक्सिमम, आपको मैक्सिमम लिखना है। तो इन शॉर्ट ये बन जाएगा A1 प्लस A2 ब्रैकेट स्क्वायर, उसका क्या बन जाएगा, उसका रूट बन जाएगा। सो Amax कैसे बन जाएगा, Amax विल बी रूट ऑफ A1 प्लस A2 ब्रैकेट स्क्वायर, बराबर। तो आपका Amax डायरेक्टली कितना मिल जाएगा आपको, A1 प्लस A2। ओके, तो A मीन कितना मिल जाएगा आपको, ऑफ कोर्स A1 माइनस A2, तो ये मिल गया आपको ये। ओके, अभी उन्होंने क्या दिया आपको, उन्होंने दिया है एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ सोर्स प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो यहां पे क्या करने का है, यहां पे आपको क्या करने का है, तो पहले Amax और A मीन आप निकाल के लो। ओके, तो Amax कितना बन जाएगा बेटा, Amax बन जाएगा A1 प्लस A2, यहाँ पे मिल जाएगा 3 प्लस 5, ये 8 बन जाएगा, और A मीन बन जाएगा 5 माइनस 3, उनमें डिफरेंस, उसमें प्लस माइनस का कुछ ही नहीं होता है, सो 5 माइनस 3, तो यहाँ पे भी आपने 5 प्लस 3 लिखा तो चलता है, 5 माइनस 3 2 हो जाएगा। नाउ
intensity is always proportional to square of amplitude. So I max will be proportional to a max square and I mean will be proportional to a mean square. तो I max upon I mean will be equal to a max upon a mean ब्रैकेट स्क्वायर. तो ये कितना बन जाएगा? I max upon I mean, a max कितना है अपना 8, ये बन जाएगा by 2 ब्रैकेट स्क्वायर. 2 4 जा 8, it will be 16 by 1. So let me check the answer where it is coming. Yes, our answer will be, so option number C, that will be 16:1. So in this way we have completed how to solve the problem number 5, that is your PDF problem number 2. Okay, so I'll suggest you to notice down. मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, टाइम मतलब थोड़ा सा स्पेस देता हूँ. Okay, I hope you have noted down this. Okay, now we'll go for the problem number 6, that is your PDF problem number 3. कल परसों पूरा तरसों नहीं, तरसों आपका एग्जाम है ना, कल और परसों पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग ही करेंगे, so that you will not have any difficulty. और इसके बाद में एग्जाम के बाद में हम चालू करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि वो हमारा पीछे है. और वो हो जाने के बाद मॉडर्न फिजिक्स चालू करेंगे, उसमें ड्यूअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर हो जाएगा. अरे गेटिंग में? ओके, तो अभी हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3, मतलब अपना प्रॉब्लम नंबर 6 पीडीएफ का प्रॉब्लम नंबर 3. इसको 5 को 6 बनाता हूं मैं और इसको 2 को 3 बनाता हूं. इसमें क्या पूछा है? फॉर द सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट द नेसेसरी कंडीशन इज दैट द टू सोर्सेज should number 1 have constant phase difference, be narrow, close to each other, of same amplitude. तो यहाँ पे आपको जो कंडीशन दिया है ये क्वेश्चन नंबर 1 का ही है, तो सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज कोहेरेंसी, दैट इज कांस्टेंट फेज डिफरेंस. तो ये आपका इसका आंसर हो गया. नो नीड टू सॉल्व दिस, ये तो पूरा हो गया. अभी जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 के लिए, मतलब अपना पीडीएफ का प्रॉब्लम नंबर 4. पीडीएफ का प्रॉब्लम नंबर 4 में क्या है? Which of the following is conserved when the light waves interfere? So when light waves interfere, which one is conserved? Conserved का मतलब क्या है? तो the meaning of conserved is constant. तो उन्होंने पूछा है when the light wave interfere with each other, there is an interference between the light ray, which one out of these is conserved? तो इनमें से कौन conserved होता है? ऑप्शन दिया है इंटेंसिटी, दूसरा ऑप्शन दिया है एनर्जी, एम्पलीट्यूड, मोमेंटम. ओके, एम्पलीट्यूड और मोमेंटम. इंटेंसिटी, एनर्जी, एम्पलीट्यूड और मोमेंटम. एकदम सिंपल है. सिंपल का मतलब क्या है? इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है और एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या है? ये हो ही नहीं सकते, ये भी हो नहीं सकता. Why? Because एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या है? रूट ऑफ a1 plus a2 plus 2a1 a2 cos alpha 1 minus alpha 2. मतलब एम्पलीट्यूड फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड करता है फेज पे, दोनों में से कितना फेज डिफरेंस है. अगर वो फेज डिफरेंस चेंज होता है तो ये चेंज. एम्पलीट्यूड ऑल्सो डिपेंड करता है इसका एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड, तो दोनों का अगर आप एम्पलीट्यूड चेंज करेंगे तो आपका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं रह जाएगा. दूसरा, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड. तो इंटेंसिटी अगर एम्पलीट्यूड पे डिपेंड है तो इंटेंसिटी भी नहीं
कांस्टेंट नहीं हो पाएगा बिकॉज इट इज ऑलरेडी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ। नाउ मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम में P इज इक्वल टू mv। ओके, तो ये समवेयर मास का छोड़ दो, अभी एक माइक्रो का मैटर है अभी यहाँ पे, लेकिन समवेयर अगर वेलोसिटी ऑफ वेव is not kept constant, if the velocity of wave is not kept constant because c is equal to nu lambda, तो अगर हम फ्रीक्वेंसी और उसका चेंज करते हैं तो आपका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। ये खाली मैं लाइट के लिए ही बोल नहीं रही, इट इज जनरल, इन जनरल। सो इफ इट इज नॉट kept constant then how your momentum will be constant? ओके, सो मोमेंटम भी आपका कांस्टेंट नहीं हो पाएगा। तो ऑलवेज यू हैव टू कीप इन माइंड, always you have to keep in mind energy is always kept constant। वो यूनिवर्सल ट्रूथ भी है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अपने पार्ट में हो गया, लेकिन इन जनरल वी विल से दैट एनर्जी विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। ये कैसे कांस्टेंट रहेगा और ये कैसे कांस्टेंट नहीं रहेगा इसका भी मैं आपको बता दिया हूँ। तो एनर्जी विल ऑलवेज बी केप्ट कांस्टेंट। सो नाउ बेटा वी विल गो फॉर प्रॉब्लम नंबर 8 पीडीएफ नंबर 5। So we'll go for problem number 8 PDF number 5। So just फटाफट ओपन करो उसको, ये शायद लास्ट प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि अपना टाइम। प्रॉब्लम नंबर 8 PDF नंबर 5। और दोस्तों आज से कल से एक्चुअली एक थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है मैं अपने चैनल पे रोटरी का, अभी 12th जेई का जो जेई 1 का चैनल है उसके ऊपर शेड्यूल करने में दिक्कत आ रही है। 8 बजे टाइमिंग नहीं मिल रहा है उधर, कभी कभी हो जाता है, उनके यहाँ से कुछ प्रॉब्लम है यूट्यूब से, तो वो शेड्यूल मेरा 8:15 को हो जाएगा। सो हेंस फोर प्रीमियर विल स्टार्ट नॉट ऑन 8 बट ऑन 8:15। सो वंस यू स्टार्ट इट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 8:15। ओके, आपको वो नोटिफिकेशन आएगा। तो ऑलवेज आई विल शेड्यूल इट ऑन 8:15, तो 8:15 to 9:15, और वाजपेयी सर का उसके बाद में आता है, तो आपका ठीक हो जाएगा। मैं वाजपेयी सर से भी बात किया हूँ कि आपका शेड्यूलिंग क्या हो जाएगा। सो देयर इज नो प्रॉब्लम। तो आपका शेड्यूलिंग कल से, मतलब आज से ही चालू किया है, वो 8:15 हो जाएगा। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम देन 8 o'clock आई मे पर्सनली पब्लिश दैट डायरेक्टली। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो दैट इज द थिंग, नो नीड टू बी वरीड अबाउट दैट। मैं प्रीमियर भी कर सकता हूँ उसको, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, लेकिन जब मैं यहाँ से रिकॉर्ड करता हूँ उसका प्रीमियर हो जाता है, लेकिन मैं जब घर से लाइव करता हूँ, लाइव करके उसको बाद में शेड्यूल करता हूँ, उसका प्रीमियर नहीं होता है, उसका भी कुछ प्रॉब्लम है शेड्यूल का। तो उस टाइम में आई एम प्रेजेंट ओवर देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन उसके नीचे प्रीमियर नहीं आता है। तो ये लेक्चर अभी आज आपको प्रीमियर मिल जाएगा 8:15 को, लेकिन वो लेक्चर शायद आपको प्रीमियर नहीं मिल सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज द थिंग टू नोट डाउन। ओके, अभी हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 8, that is our problem number 5 in the PDF। अभी कुछ दिक्कत नहीं है, ओले ओले धीरे धीरे सब चालू हो जाएगा, we hope for the best, लेकिन still I think September will be like this only, so we have to keep our momentum constant because we have to do a much of practice। Okay, PDF 5 क्या दिया है? If the two waves represented by y1 is equal to 4 sin omega t and y2 is equal to 3 sin omega t plus pi by 3। Okay, the amplitude of resulting wave will be, so amplitude is question mark। so यहाँ से amplitude का फॉर्मूला लिखते हैं, हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ। बट amplitude का फॉर्मूला क्या रहेगा? A will be equal to A1 plus A2 root of course plus 2A1 A2 A1 square plus A2 square। ओके, तो पहले क्वेश्चन में भी मैंने कुछ गलत लिखा था, जस्ट कीप इन माइंड। ओके, cos अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, तो पहले लिख के लेंगे। A1 कितना है? 4 इंप्लाइज A1 स्क्वायर कितना रहेगा? 16। A2 3 है, तो A2 स्क्वायर कितना बन जाएगा? 9। ओके,
अल्फा 1 0 है, अल्फा 2 π/3 है। सो डेल्टा विल बी अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। इसको ऐसे देखो, डिफरेंस के जैसे देखो, ओके, दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो ये बन जाएगा, सो डेल्टा अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 विल बी π/3। तो अभी हम कर सकते हैं इसमें वैल्यू डालने का। a विल बी रूट ऑफ 16 प्लस 9 प्लस 2 इंटू a1 कितना 4 इंटू 3 इंटू कॉस π/3 का मतलब कितना 60। ओके, तो cos 60 का वैल्यू कितना आता है, sin 60 का रूट 3/2, cos 60 का 1/2 आता है। ये बन जाएगा 16 प्लस 9 प्लस 4 3 जा 12 इंटू 2, सो 2 इंटू 12 इंटू 1/2, तो ये 2 कैंसिल हो गया। सो देयरफॉर a विल बिकम 16 प्लस 9 प्लस 12, so a will be root of 37. So let me check the answer whether it is coming root of 37, otherwise you have to कितना आ रहा है, हाँ रूट ऑफ 37 मतलब उतना ही आता है, 6 6 36, so this is the correct answer, there is no problem. Okay, got it, got the idea? Okay, तो यहाँ पे आगे दूसरे प्रॉब्लम को जाते हैं, एक और प्रॉब्लम हो सकता है अपना। ओके, which of the following, नहीं सॉरी, two coherent sources of intensities I1 and I2 produces interference pattern, the maximum intensity in the interference pattern will be, एकदम सिंपल है, उसको भी देखते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 9 PDF 6, ओके, प्रॉब्लम नंबर 9 PDF 6 को देखते हैं। व्हाट इज प्रॉब्लम नंबर 9 एंड PDF 6, वो हम अभी देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9 PDF 6, उसमें क्या है बेटा, हाँ Imax, तो Imax का फॉर्मूला ही है। Amax का फॉर्मूला क्या है, Amax विल बी A1 प्लस A2 ब्रैकेट स्क्वायर एंड Imax विल बी, सॉरी ब्रैकेट स्क्वायर नहीं है, इतना ही है, Imax विल बी प्रोपोर्शनल टू Amax स्क्वायर। तो यहाँ पे Amax का स्क्वायर किया तो इतना बन जाता है, हाँ तो हो गया। तो क्या बोल सकते हैं हम इसको, रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2, ओके, रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 ब्रैकेट स्क्वायर आएगा उसको। तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन आपका आएगा। फिर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। तो ये कितना हो जाएगा, Imax विल बी, ये ध्यान से ये इसको ये करो, रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 और उसका स्क्वायर, क्योंकि A1 प्लस A2 है Amax, सो Amax स्क्वायर कितना बन जाएगा, इतना, इसका स्क्वायर। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 6। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। सो फॉर टुमारो ऑल्सो आई विल कम अप विथ like these problems. The same sheet we will continue 3rd September for tomorrow also, because many problems are still there to be solved. So I will suggest you to go through everything whatever I have given you, okay? और subjective के लिए आपको क्या क्या करना है वो मैंने आपको हर टाइम बताया है। तो इस टाइम क्या हो जाएगा, जो सब्जेक्टिव एग्जाम है जिन्होंने अपना फॉर्म फिलअप करके दिया है उनके लिए पूरा सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। अभी आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, टाइमिंग वगैरह का नोटिस आ जाएगा, आया हुआ होगा शायद, तो उनके लिए सब्जेक्टिव, और जिन्होंने वो दिया नहीं है उनके लिए रेगुलर एमटी का प्रोसीजर रहेगा। सो उसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो सब्जेक्टिव के लिए मैं बोलता हूँ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वेव फ्रंट, वेव नॉर्मल, हाइजेंस वेव थ्योरी, उसमें स्पेरिकल वेव फ्रंट कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, प्लेन वेव फ्रंट कंस्ट्रक्शन दोनों के, बाद में रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट, सेकंड रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में YDSC, दैट इज द, पहले उसके सुपरपोजिशन भी कर सकते हैं, YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी, ब्राइट पॉइंट, डार्क पॉइंट, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये सब करना होगा। बाद में डिफ्रैक्शन में डिफ्रैक्शन का जो मैंने डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए जो इक्वेशन दिया था
उसका भी आप देख लो। डिफ्रैक्शन के बाद में आपको पोलराइजेशन, इसमें दो है, मैलस लॉ एंड ब्रूस्टर्स लॉ। पोलराइजर, एनालाइजर, पोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट एंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये सब चीजें बेटा आपको देखनी है। सो इन दिस वे we have today completed our problem solving. So I will suggest you to go through the video again if you are having any query. Till that, stay home, stay safe, stay tuned with physics. We'll meet tomorrow. Thank you. Bye bye.